सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई। तो बच्चों, इस अध्याय में हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? महारानी लक्ष्मीबाई के बारे में पढ़ने वाले हैं। वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को वाराणसी काशी में हुआ। उनके पिता का नाम मोरोपंत तांबे और माता का नाम भागीरथी बाई था। लक्ष्मीबाई का उपनाम मणिकर्णिका था, इसलिए अपने बाल्यकाल में वे मनुबाई के नाम से जानी जाती थी। लक्ष्मीबाई के पिता मोरोपंत बाजीराव पेशवा की सेना में सेनानायक होने के कारण मनुबाई पर भी पेशवा की कृपा रहने लगी। तो बच्चों, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कब हुआ था? 19 नवंबर 1828 को वाराणसी की काशी में हुआ था। और उनके पिता का नाम क्या था? मोरोपंत तांबे। और माता का नाम क्या था? भागीरथी बाई। और लक्ष्मीबाई को बचपन में किस नाम से पुकारा जाता था? उनका उपनाम क्या था? मणिकर्णिका नाम था, इसलिए अपने बाल्यावस्था में वे मनुबाई के नाम से जानी जाती थी। सन 1838 में गंगाधर राव को झांसी का राजा घोषित किया गया। वे विधुर थे। सन 1842 मनुबाई से उनका विवाह हुआ। सन 1851 में उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। झांसी के कोने कोने में आनंद की लहर प्रवाहित हुई, लेकिन 4 माह पश्चात उस बालक का निधन हो गया। सारी झांसी शोक सागर में निमग्न हो गई। राजा गंगाधर राव को तो इतना गहरा धक्का पहुंचा कि वे फिर स्वस्थ न हो सके और 21 नवंबर 1853 को चल बसे। तो बच्चों, 1838 में गंगाधर राव को झांसी का राजा घोषित किया गया था। तभी उन्होंने किससे शादी की थी? रानी लक्ष्मीबाई से शादी की थी। कब शादी की थी उन्होंने? 1842 में। और 1851 में उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी, यानी कि उनका पुत्र हुआ था। अब झांसी में कोने कोने में आनंद का लहर प्रभावित हो रहा था, क्योंकि सब बहुत ज्यादा खुश थे। लेकिन 4 माह यानी कि 4 महीने बाद ही क्या हुआ? उस बालक का निधन हो गया और सारी झांसी शोक के सागर में निमग्न हो गई। यानी कि सारी झांसी को क्या लगा था? बहुत बड़ा धक्का लगा था। वो सब क्या मना रहे थे? शोक मना रहे थे। और राजा गंगाधर को बहुत ही ज्यादा धक्का लगा था, और उन्हें इतना बड़ा धक्का लगा था कि उसके बाद से वो कभी भी स्वस्थ नहीं हो पा रहे थे। और फिर 21 नवंबर 1853 को वो चल बसे। महाराजा का निधन महारानी के लिए असहनीय था, लेकिन फिर भी वे गहर फिर भी वे घबराई नहीं। उन्होंने विवेक नहीं खोया। राजा गंगाधर राव ने अपने जीवन काल में ही अपने परिवार के बालक दामोदर राव को दत्तक पुत्र मानकर अंग्रेजी सरकार को सूचना दे दी थी, परंतु ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार ने दत्तक पुत्र को अस्वीकार कर दिया। अब महाराजा का निधन हो गया था, तो ये बात महारानी के लिए बहुत ही असहनीय थी, यानी कि वो सहन नहीं कर पा रही थी। लेकिन उसके बावजूद भी वो घबराई नहीं। उन्होंने अपना विवेक नहीं खोया। अब राजा गंगाधर राव ने अपने जीवन काल में ही अपने परिवार के बालक दामोदर राव को दत्तक पुत्र मानकर अंग्रेजी सरकार को सूचना दे दी थी, परंतु ईस्ट इंडिया कंपनी सरकार ने, यानी कि अंग्रेज की सरकार ने दत्तक पुत्र को अस्वीकार कर दिया था। सत्ताईस फरवरी 1854 को लॉर्ड डलहौजी ने गोद निषेध की नीति के अंतर्गत दत्तक पुत्र दामोदर राव का झांसी का उत्तराधिकार मानने से इनकार कर दिया और झांसी को अंग्रेजी राज्य में मिलाने की घोषणा कर दी। पॉलिटिकल एजेंट की सूचना पाते ही रानी के मुख से यह वाक्य प्रस्फुटित हो गया, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी।
अब जो अंग्रेजी सरकार थी उन्होंने तो दत्तक पुत्र को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था, उन्होंने अस्वीकार कर दिया था। ये देखकर जो दामोदर राव का झांसी, अब जो पॉलिटिकल एजेंट था, उसने क्या सूचना दे दी थी कि अब इस झांसी पर किसका अधिकार होगा, अंग्रेजी सरकार का अधिकार होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार होगा। तो ये सुनकर रानी यानी कि रानी लक्ष्मीबाई के मुंह से कौन से शब्द निकले थे कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। 7 मार्च 1854 को झांसी पर अंग्रेजों का अधिकार हुआ। झांसी की रानी ने पेंशन अस्वीकृत कर दी, वह नगर के राजमहल में निवास करने लगी। यहीं से भारत की प्रथम स्वाधीनता क्रांति का बीज प्रस्फुटित हुआ। अंग्रेजों की राज्य लिप्सा की नीति से उत्तरी भारत के नवाब और राजे महाराजे असंतुष्ट हो गए और सभी में विद्रोह की आग भभक उठी। रानी लक्ष्मीबाई ने इसको स्वर्ण अवसर माना और क्रांति की ज्वालाओं को अधिक सुलगाया तथा अंग्रेजी के विरुद्ध विद्रोह करने की योजना बनाई। अब 7 मार्च 1854 को झांसी पर अंग्रेजों का अधिकार हो चुका था, पर झांसी की रानी ने पेंशन अस्वीकृत कर दी थी, तो वो कहाँ रहने लगी थी, नगर के राजमहल में निवास करने लगी थी। अब यहीं से भारत की जो प्रथम स्वाधीनता क्रांति का जो बीज था वो फूट चुका था, यानी कि लोगों में क्या आ गई थी, उन्हें क्रांति की भावना उत्पन्न होने लगी थी। अंग्रेजों की राज्य लिप्सा की नीति से उत्तरी भारत के जो नवाब थे, जो राजा थे, वो बहुत ज्यादा असंतुष्ट थे, तो इसलिए सभी ने किसका विरोध किया था, अंग्रेजों का विरोध किया था, उनका विद्रोह किया था। तो इसी चीज को, इसी अवसर को रानी ने क्या सोचा कि ये बहुत ही अच्छा अवसर है, राजाओं के साथ मिलकर अंग्रेजी सरकार को हटाया जा सकता है। नवाब वाजिद अली शाह की बेगम हजरत महल, अंतिम मुगल सम्राट की बेगम जीनत महल, स्वयं मुगल सम्राट बहादुर शाह, नाना साहब के वकील अजीमुल्ला, शाहगढ़ के राजा, वानपुर के राजा मर्दन सिंह और तात्या टोपे आदि सभी महारानी के इस कार्य में सहयोग देने का प्रयत्न करने लगे। भारत की जनता में विद्रोह की ज्वाला भड़क गई। समस्त देश में सुसंगठित और सुदृढ़ रूप से क्रांति को कार्यान्वित करने की तिथि 31 मई 1857 निश्चित की गई, लेकिन इससे पूर्व ही क्रांति की ज्वाला प्रज्वलित हो गई और 7 मई 1857 को मेरठ में तथा 4 जून 1857 को कानपुर में भीषण विप्लव हो गए। कानपुर तो 28 जून 1857 को पूर्ण स्वतंत्र हो गया। अंग्रेजों के कमांडर सर ह्यू रोज ने अपनी सेना को सुसंगठित कर विद्रोह दबाने का प्रयत्न किया। उन्होंने सागर, गढ़कोटा, शाहगढ़, मदनपुर, मड़खेड़ा, वानपुर और तालबेहट पर अधिकार किया और निष्ठतापूर्ण अत्याचार किए। फिर झांसी की ओर अपना कदम बढ़ाया और अपना मोर्चा कैमासन पहाड़ी के मैदान में पूरब और दक्षिण के मध्य लगा लिया। लक्ष्मीबाई पहले से ही सतर्क थी और वानपुर के राजा मर्दन सिंह से भी इस युद्ध की सूचना तथा उनके आगमन की सूचना प्राप्त हो चुकी थी। 23 मार्च 1858 को झांसी का ऐतिहासिक युद्ध आरंभ हुआ। कुशल तोपची गुलाम गौस खां ने झांसी की रानी के आदेशानुसार तोपों के लक्ष्य साध कर ऐसे गोले फेंके कि पहली बार ही अंग्रेजी सेना के छक्के छूट गए। लक्ष्मीबाई ने 7 दिन तक वीरतापूर्वक झांसी की सुरक्षा की ओर अपनी छोटी सी सशस्त्र सेना से अंग्रेजों का बड़ी बहादुरी से मुकाबला किया। रानी ने खुले रूप से शत्रु का सामना किया और युद्ध में अपनी वीरता का परिचय दिया। तो बच्चों, जो रानी लक्ष्मीबाई थी वो 7 दिन तक अंग्रेजों से लड़ती रही थी। वे अकेले ही अपनी पीठ के पीछे दामोदर राव को कसकर घोड़े पर सवार हो अंग्रेजों से युद्ध करती रही।
बहुत दिन तक युद्ध का क्रम इस प्रकार चलना असंभव था। सरदारों का आग्रह मानकर रानी ने कालपी प्रस्थान किया। वहां जाकर वे शांत नहीं बैठी। उन्होंने नाना साहब और उनके सेनापति तात्या टोपे से संपर्क स्थापित किया और विचार विमर्श किया। रानी की वीरता और साहस का लोहा अंग्रेज मान गए, लेकिन उन्होंने रानी का पीछा किया। रानी का घोड़ा बुरी तरह घायल हो गया और अंत में वीर गति को प्राप्त हुआ, लेकिन रानी ने साहस नहीं छोड़ा और शौर्य का प्रदर्शन किया। कालपी में महारानी और तात्या टोपे ने योजना बनाई और अंत में नाना साहब, शाहगढ़ के राजा, वानपुर के राजा वर्धन सिंह आदि सभी ने रानी का साथ दिया। रानी ने ग्वालियर पर आक्रमण किया और वहां के किले पर अधिकार कर लिया। विजय उल्लास का उत्सव कई दिनों तक चलता रहा, लेकिन रानी इसके विरुद्ध। यह समय विजय का नहीं था, अपनी शक्ति को सुसंगठित कर अगला कदम बढ़ाने का था। इधर सेनापति सर ह्यूरोज अपनी सेना के साथ संपूर्ण शक्ति से रानी का पीछा करता रहा और आखिरकार वह दिन भी आ गया जब उसने ग्वालियर का किला घमासान युद्ध करके अपने कब्जे में कर लिया। रानी लक्ष्मीबाई इस युद्ध में भी अपनी कुशलता का परिचय देती रही। 18 जून 1858 को ग्वालियर का अंतिम युद्ध हुआ और रानी ने अपनी सेना का कुशल नेतृत्व किया। वे घायल हो गई और अंततः उन्होंने वीरगति प्राप्त। ऐसी महान भारत को गौरवान्वित करने वाली झांसी की रानी वीरांगना लक्ष्मीबाई वास्तविक अर्थ में आदर्श वीरांगना थी। तो बच्चों, हमने इस अध्याय में देखा कि किस प्रकार से रानी लक्ष्मीबाई एक महिला होते हुए भी अंग्रेजों से उन्होंने इस प्रकार से युद्ध किया कि अंग्रेज भी जो थे उनके साहस को देखकर डर गए थे, लेकिन अंत में उन्होंने अपने प्राण गंवा दिए। लेकिन जब तक वो जिंदा थी वो साहस के साथ लड़ती रही, वो एक बार भी अंग्रेजों से घबराई नहीं। तो इसी के साथ बच्चों, आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप सभी बच्चे पढ़ते रहिए और खुश रहिए। बाय।